हेलो बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके लिए यूज़फुल होंगी। रिवीजन में आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डे 3 की रिवीजन। आज मैंने 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हैं क्योंकि बहुत छोटे चैप्टर हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज के हमारे चैप्टर हैं 4 हाथ और साझा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है 4 हाथ। लेखक असगर वजाहत, भाषा सेम वही, गंभीर है, मुहावरे हैं, इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और व्यंग्य वाली भाषा है। सबसे पहले कहानी का सार देखते हैं। सबसे चारों लघु कथाओं में से सबसे आसान कहानी ये है। एक बार एक मिल मालिक होता है। मिल मालिक कहते हैं फैक्ट्री के मालिक को। उसके दिमाग में हर समय अपना मुनाफा बढ़ाने के विचार चलते रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका बहुत सारा समय ये सोचने में जाता है कि कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करे, कैसे अपने मुनाफे को बड़ा करे। कैसे कैसे विचार उसके दिमाग में चलते रहते थे। जैसे सारा संसार एक दिन फैक्ट्री बन जाएगा, सभी लोग मजदूर बन जाएंगे और वो सबका मालिक बन जाएगा। मानो किसी ने फैक्ट्री खोली है तो वो एक्सट्रीम लेवल तक क्या सोच सकता है। वो ये सोचेगा कि उसकी फैक्ट्री दुनिया की नंबर 1 फैक्ट्री या नंबर 1 कंपनी बन जाए और सब उसके अंडर में काम करें। ठीक इसी प्रकार ये भी था। ये भी ऐसे ही सोचता रहता था कि पूरा संसार एक फैक्ट्री बन जाएगा और वो सबका मालिक बन जाएगा, सब लोग उसके मजदूर बन जाएंगे। फिर आगे वो क्या सोच सकता है इससे आगे कि उसके बाद तो वो मजदूरों को भी अपनी फैक्ट्री में ही बनाने लगेगा ताकि उनको दिहाड़ी भी ना देनी पड़े और वो काम उसका करते रहें। और उसके बाद तो उसको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी, सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट उसका बच जाएगा। तो इस तरीके के अजीबोगरीब ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। ऐसा ही एक ख्याल उसके दिमाग में आया। बैठा बैठा खुराफाती दिमाग से वो सोच रहा होगा, मजदूरों को देख रहा होगा काम करते हुए, तो उसके दिमाग में आया कि ये जो लोग 2 हाथों से काम कर रहे हैं, अगर ये 4 हाथों से काम करने लगे तो काम कितनी जल्दी हो जाएगा और दुगनी तेजी से हो जाएगा। अब विचार उसके दिमाग में आ गया, लेकिन इस विचार को वो हकीकत में कैसे बदले। तो सबसे पहले उसने वैज्ञानिक बुलाए कि वैज्ञानिकों का काम ही है असंभव को संभव कर दिखाना। तो वैज्ञानिक बुलाए कि किसी तरीके से वो व्यक्तियों के 4 हाथ लगा पाए, लेकिन वैज्ञानिक ये काम नहीं कर पाए। अंत में मिल मालिक ने खुद से प्रयास किया। सबसे पहले वो कटे हुए जीवित व्यक्तियों के हाथ लाया, उनको लगाने की कोशिश की, फिर लकड़ी के हाथ लगाने चाहे, फिर लोहे के हाथ लगाने चाहे, लेकिन ये तरीका कामयाब नहीं रहा। मजदूर उससे मरने लगे। अंत में एक प्रैक्टिकल, एक आसान तरीका उसने अपनाया कि उसने मजदूरी आधी कर दी और अपने मजदूर दुगने कर लिए। इससे क्या हुआ, उसकी लागत जो थी, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जो मजदूरों को तनख्वाह दे रहा था, वो उतनी ही रही और मजदूर उसने डबल कर लिए, यानी काम उसका डबल तेजी से होने लगा। चलिए इस चैप्टर का निष्कर्ष देखते हैं कि इस कहानी से क्या मतलब हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, फैक्ट्री या मिल के मालिक जो हैं हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। मजदूरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग मजदूरों को मशीनों की तरह मानते हैं। जैसे मिल मालिक मानता था कि 2 हाथ की बजाय 4 हाथ लग जाएं और वो तरह तरह के प्रयास करता है। ये दिखाता है कि वो उनको इंसान नहीं मानते, वो मशीन मानते हैं कि एक मशीन है, उसकी स्पीड डबल कर दो तो काम डबल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मिल मालिक जो है अपने मजदूरों को ट्रीट करते हैं। देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए लोग जो हैं आधी तनख्वाह पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस पूरी कहानी में एक जो बात है जिसका हमें मतलब समझना है वो ये है कि मजदूरों को 4 हाथ लगाने का क्या मतलब निकलता है। 4 हाथ लगाने का मतलब है एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता को 2 गुना करना। यानी 2 हाथों से जितना काम कर रहा है तो 4 हाथों से वो डबल काम करेगा। इसका पूरा इसमें प्रतीक क्या है, 4 हाथ लगाने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता को हमने डबल कर दिया। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 2 प्रश्न मैंने इसमें से लिए हैं। आपके एनसीईआरटी में भी 2 ही प्रश्न थे। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए सबसे पहले मिल मालिक ने कुछ वैज्ञानिकों को इस काम पर लगाया, लेकिन जब वैज्ञानिकों से ये काम नहीं हुआ तो उसने खुद से प्रयास किया। मजदूरों को किसी और व्यक्ति के कटे हुए हाथ लगाने चाहे, लकड़ी के हाथ लगाने चाहे और लोहे के हाथ लगाने चाहे, इस सारे काम का परिणाम ये निकला कि मजदूर मर गए। ये सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर है। यदि इसका अर्थ पूछा जाए कि इस सब प्रक्रिया का क्या अर्थ है तो हमें ये लिखना होगा कि एक मिल मालिक अपने मजदूरों की काम करने की क्षमता को
दुगना करना चाहता था, लेकिन वो किसी भी प्रकार उसको दुगना नहीं कर पाया, ना वैज्ञानिकों की मदद से और ना ही अपनी विभिन्न योजनाओं से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। ये प्रश्न थोड़ा सा पेपर में आने लायक है, वरना मुझे ये चैप्टर पेपर में आने लायक नहीं लगता, क्योंकि आसान है इसलिए हम पढ़ रहे हैं और हमें पूरा सिलेबस भी कवर करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मिल मालिक ने अपने मजदूरों के 4 हाथ लगाने चाहे, लेकिन वह किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाया। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा भी सफल नहीं हुआ, खुद से भी उसने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तब उसने एक आसान तरीका अपनाया। उसने अपने मजदूरों की संख्या को दुगनी कर दिया और उनकी मजदूरी को आधा कर दिया। इससे फैक्ट्री के मालिक का मुनाफा दुगना हो गया, लेकिन उसकी लागत जो थी उतनी ही बनी रही। तो ये हमारा चैप्टर था 4 हाथ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है साझा। चलिए साझा चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे मज़ेदार चैप्टर आपका साझा है। लेखक वही असगर वजाहत, भाषा गंभीर, मुहावरों वाली, प्रतीकों वाली, व्यंग्य वाली है। सबसे पहले हम इसका सारांश देखते हैं। एक किसान को खेती करना अच्छे से आता है, लेकिन वह अकेला खेती नहीं कर पाता। अकेला इसलिए नहीं कर पाता होगा क्योंकि उसके पास हो सकता है ज़मीन ना हो सकता है उसके पास संसाधन ना हो। संसाधन हम क्या मानेंगे यहाँ कि बीज ना हो उसके पास, खाद ना हो, पानी ना हो, ये सारी चीज़ें हो सकता है उसके पास ना हो, इसलिए वो खेती नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसको अपना काम आता है। अब उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि साझे में खेती कर ले, किसी से ज़मीन ले ले उधार और साझेदारी में खेती कर ले। लेकिन साझेदारी में खेती करने का अनुभव भी उसका बहुत बुरा था। कैसा अनुभव था? उसने पहले शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ खेती की हुई थी। जैसा कि ये चारों कहानियाँ प्रतीकात्मक हैं, तो हम इनका अर्थ निकालेंगे निष्कर्ष में कि शेर, चीता और मगरमच्छ हम किन को मान सकते हैं। ये वही मतलब जंगल वाले जानवरों के साथ खेती नहीं की थी, पर हम कहानी पढ़ते हैं पहले। उसने पहले शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ खेती की थी। अब हाथी उसके साथ खेती करना चाहता है, लेकिन किसान का क्योंकि अनुभव अच्छा नहीं है, पहले वो करके देख चुका है, उसे कुछ बचता नहीं है, हमेशा उसका शोषण होता है, तो वो किसान खेती नहीं करना चाहता। हाथी ने उसे बहला फुसलाकर तैयार किया। हाथी ने कहा, कैसे बहलाया हाथी ने कहा, तुम्हारे खेतों की रखवाली मैं करूंगा। छोटे जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कि मैं इतना बड़ा हूं, बाकी छोटे मोटे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसान तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपना जीवन जीने के लिए, जीविका चलाने के लिए वो तैयार हो जाता है। पूरे साल किसान खुद अपने खेत में मेहनत करता है। खेत में कौन सी फसल बोई जाती है? गन्ने की फसल बोई जाती है। तो खेत में गन्ने बोए गए, लेकिन जब फसल को आधी आधी बांटने का टाइम आया तो हाथी ने कहा कि मेरे तरीके से फसल बांटी जाएगी, तुम्हारे तरीके से नहीं। तो हाथी का तरीका क्या था? हाथी ने एक गन्ना उखाड़ा, अपने मुंह में पकड़ा और दूसरी तरफ से उस गन्ने का सिरा जो है किसान को पकड़ा दिया। हाथी उसको बोलता है कि इधर से गन्ना मैं खाना शुरू करता हूँ, उधर से तुम खाना शुरू करो। हाथी जो है सारा गन्ना खा जाता है। उसके बाद किसान को अपने मुंह में खींचने वाला होता है। अब किसान को ये लगता है कि वो हाथी के मुंह में चला जाएगा, तो किसान अपने हिस्से का गन्ना जो है छोड़ देता है। इस तरीके से सारी खेती का बंटवारा हो जाता है। अब इस कहानी का हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या प्रतीक है और क्या इससे निष्कर्ष निकलता है। इस कहानी में हाथी जो है जमींदार का प्रतीक है। शेर को हम मान सकते हैं पुराने समय के जो हमारे राजा होते थे वो। चीता हम कह सकते हैं विदेशी शासकों को कि जो बाहर से आए और भारत में राज करने लगे। मगरमच्छ हम कह सकते हैं ब्रिटिशों को। तो क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि किसान का साझे की खेती का अनुभव बहुत बुरा था, तो वो चाहे शेर के साथ खेती करी हो उसने, चाहे चीते के साथ की हो, चाहे मगरमच्छ के साथ, यानी कैसा भी समय रहा हो, देश में राजा कोई भी रहा हो, किसानों की हालत हर राजा के समय लगभग एक जैसी थी। अब आज़ादी के बाद बड़े जमींदारों का रवैया भी वैसा ही है। जैसे पहले राजा इनका शोषण करते थे, किसानों का समय बदल गया है, जमींदारों के हाथ में कुछ पावर है, तो वो भी किसानों का ठीक उसी तरीके से शोषण करते हैं। हालांकि देश आज़ाद हो गया है और राजाओं की तुलना में थोड़ा सा किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया है, लेकिन अंदर से जो जमींदार हैं वो भी किसान विरोधी हैं। ये हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि कहानी के पहले तीनों जानवर जो है मांसाहारी हैं और हाथी अकेला शाकाहारी है। मांसाहारी ज़्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, हाथी को हम शाकाहारी मान सकते हैं, लेकिन हाथी भी किसान के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि बाकी समय होता रहा था।
वर्ष भर मेहनत करने के बाद किसान के पास दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से रास्ते? या तो किसान अपनी मेहनत की फसल छोड़ दे या फिर अपना जीवन छोड़ दे। ऐसे में किसान जो है अपना जीवन चुनता है कि अगर जीवित रहा तो फिर से कुछ कमा लेंगे, फिर से खेती कर लेंगे, अगर जीवन ही नहीं रहा तो फसल को बचाकर हम क्या करेंगे। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, तो जाहिर सी बात है किसान जो है अपना जीवन चुनता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाथी ने किसान को साझे की खेती करने के लिए क्या पट्टी पढ़ाई और साझे की खेती में हाथी ने कितना काम किया। ये दो प्रश्नों को हमने एक कर दिया है कि हाथी ने कैसे तैयार किया किसान को साझे की खेती करने के लिए और हाथी ने क्या क्या काम किया। किसान का खेती करने का अनुभव बहुत बुरा था, साझे की खेती करने का अनुभव बहुत बुरा था, इसलिए वो खेती नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हाथी को गन्ना कहाँ से मिलेगा, इसलिए हाथी जो है किसान को पट्टी पढ़ाता है। पट्टी पढ़ाना मतलब बहलाना फुसलाना। तो हाथी जो है किसान को पट्टी पढ़ाता है। हाथी किसान को बताता है कि यदि वो उसके साथ खेती करेगा तो छोटे जानवर उसके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेत की अच्छे से रखवाली हो जाएगी। ये सुनकर के किसान जो है खेती के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास और ज़्यादा विकल्प नहीं होते। तो जब किसान तैयार हो जाता है, पूरा साल किसान खेत में मेहनत करता है। हाथी क्या करता है, केवल एक बार जाकर छोटे जानवरों को धमका देता है कि ये मेरा खेत है और मेरे खेत से तुम लोग दूर रहोगे और मेरे खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाथी ने केवल इतना काम किया, बाकी पूरे साल भर मेहनत जो है किसान ने की। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आधी आधी फसल हाथी ने किस प्रकार बांटी। जब गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई और किसान ने उसे आधा आधा बांटना चाहा तो हाथी ने कहा, फसल मेरे तरीके से बांटी जाएगी। हाथी ने कहा, दोनों मिलकर गन्ने को हम खाएंगे। हाथी ने एक गन्ना पकड़ा, उसको एक तरफ से खाना शुरू किया। गन्ना दूसरी तरफ से आदमी ने पकड़ा था। हाथी जल्दी से अपना गन्ना खाकर खत्म कर देता है और किसान को अपने मुंह की तरफ खींच लेता है। किसान मरने के भय से अपने हिस्से का गन्ना छोड़ देता है और इस प्रकार सारे गन्ने बांट लिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने किसान के खेती के पूर्व अनुभव के बारे में बनाया है। किसान का खेती का पूर्व अनुभव बहुत अच्छा क्यों नहीं था। कहानी के अनुसार किसान ने हाथी से पहले शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ खेती की थी। ये सब पुराने राजाओं या पुरानी सरकारों के प्रतीक हैं। दोनों तरीके से हम अर्थ निकाल सकते हैं। चाहे राजा कोई भी रहा हो, लेकिन किसानों की हालत हमेशा खराब रही है। सभी राजा लोग जो थे किसानों से अपना टैक्स वसूलते थे, उसी से उनका खजाना हमेशा भरा रहता था और किसान हमेशा गरीब और कर्जदार बना रहता था। यानी किसानों की हालत में सुधार करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। वो हमेशा शोषण का शिकार रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, चाहे राजा कोई भी रहा हो। तो ये थे आज के हमारे दो चैप्टर, चार हाथ और साझा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अपना एक प्रश्न करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक में से। ये प्रश्न पिछले साल सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा है आपके लिए। क्या पत्रकारिता जल्दी में किया गया साहित्य लेखन है? तर्क सहित सिद्ध कीजिए। हमें ये बताना है कि जो समाचार लिखे जाते हैं क्या वो साहित्य की तरह होते हैं या नहीं, हमें ये सिद्ध करना है। अगर हम ये कहेंगे कि हाँ साहित्य की तरह होते हैं तो हमें उसके पक्ष में अपना आंसर लिखना है। अगर हम कहेंगे साहित्य की तरह नहीं होते तो उसके पक्ष में हमें अपना आंसर लिखना है। पत्रकारीय लेखन की मुख्य शर्त यह है कि वह ताज़ा सूचनाओं को जल्दी से जल्दी पाठकों को उपलब्ध कराए, नहीं तो खबरें जो हैं बासी और पुरानी हो जाएंगी। जब हम समाचार लिखते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि समाचार को जितनी जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा सके उतनी जल्दी हमें पहुंचाना चाहिए, नहीं तो समाचार जो है पुराना हो जाएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जो समाचार लिखते हैं उस समय हम लेखन के नियमों को भूल जाते हैं। लिखना हमें नियम के अनुसार ही होता है। हालांकि पत्रकारीय लेखन साहित्य से अलग माना जाता है। हालांकि जब हम समाचार लिखते हैं तो उसमें लेखन के नियमों का प्रयोग हम ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी वो साहित्य से अलग है। साहित्य से अलग क्यों है? क्योंकि साहित्य में कल्पना होती है और सृजनात्मक होता है। यानी साहित्य में हम कल्पना कर सकते हैं और कुछ नए विचार शामिल कर सकते हैं। जबकि पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता में तथ्यों की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। पत्रकारिता में सच्चाई होती है और साहित्य में कल्पना होती है।
दोनों को लिखने की भाषा भी अलग होती है और शैली भी अलग होती है, इसलिए हम पत्रकारिता को जल्दी में लिखा गया साहित्य नहीं कह सकते। आज हमारा डे 3 का रिवीजन पूरा हो गया और हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया, लघु कथाएं। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है, इसलिए मेरे हिसाब से इस चैप्टर में से केवल 2 या 3 नंबर वाले आपके जो प्रश्न आते हैं वही आएंगे। व्याख्या के लिए इसमें से पोर्शन मुझे नहीं लगता कि उठाया जाएगा, और ना ही एमसीक्यू में कोई प्रश्न इन चैप्टरों में से आने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके के चैप्टर हैं, प्रतीकात्मक चैप्टर हैं। ऐसे में एमसीक्यू इनमें से बहुत सटीक नहीं बनाए जा सकते। तो इन चैप्टरों में से आप ये एनसीईआरटी वाले अभ्यास के प्रश्न उत्तर तैयार करके जाएंगे, और मुझे लगता है इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज की रिवीजन में मैंने कॉन्सेप्ट मैप नहीं बनाया, क्योंकि बहुत छोटी कहानियाँ थी और आसान चैप्टर थे, इसलिए कॉन्सेप्ट मैप नहीं बनाया। एक अलग वीडियो मैं कॉन्सेप्ट मैप के ऊपर बनाने वाली हूँ कि किसी भी विषय को जब हम रिवाइज करते हैं तो कैसे कॉन्सेप्ट मैप की सहायता से हम अपने रिवीजन को आसान बना सकते हैं। तो वो पूरी वीडियो बनाऊंगी, किसी भी सब्जेक्ट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टर्म आपको याद करने में वो मदद करेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, रिवाइज कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।